Hello, dear children. Welcome to SST classes with Amin sir. आज हम अपना ही टॉपिक जो पिछली बार हमने डिस्कस किया था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो लेसन नंबर 1 है 10th क्लास ज्योग्राफी का. लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज and man-made resources. Besides, we discussed last time about the definition of the resources with some examples. And we also discussed about the requirements for a thing to be called a resource. एक चीज को कौन सी requirements होती हैं ताकि वो एक resource कहलाए, ये तो हमने डिस्कस किया लास्ट टाइम. मैन-मेड रिसोर्स के बारे में हमने डिस्कस किया लास्ट टाइम. नेचुरल रिसोर्स हमने डिस्कस किया. उसके साथ ही हमने फिर रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन की. तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो हमने डिस्कस की वो थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब हो गया कि एक्चुअली कि बुनियाद क्या है रिसोर्सेज की. तो बुनियादी तौर पर हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बोला. तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास है, इन नेचुरल रिसोर्सेज में या तो हमारे पास रिसोर्सेज ऐसे हैं जो बायोटिक वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एबायोटिक वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं. यानी बायोटिक वर्ल्ड के रिसोर्सेज में जान होती है, जिनमें कैपेबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की, वो इस्तेमाल होते रहते हैं, खत्म भी होते रहते हैं, मगर साथ साथ वो बनते भी रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. ये इंसान मरता भी है, जानवर मरते हैं, दूसरे जानवर खाते हैं उनको, इंसान मरता है फिर पैदा होता है, जानवर पैदा होते हैं, ट्रीज काटते हैं फिर पैदा होते हैं. तो ये कंटिन्यूस सिस्टम चलता रहता है. तो ये बायोटिक वर्ल्ड के रिसोर्सेज है और इनको लिविंग रिसोर्स हम बोलते हैं. ये भी नेचुरली है. तो दूसरा हमने ये बोला था कि नॉन लिविंग रिसोर्सेज, मतलब वो रिसोर्सेज जिनमें जान नहीं है, जो अगर एक बार खत्म हो जाएंगे. मोस्टली कुछ रिसोर्सेज तो वो हमारे तक नहीं है कि दोबारा हम उनको जल्दी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोल मैंने बोला था, और साथ में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स. ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक बार खत्म हो जाएंगे, फिर ह्यूमन बींग्स की कैपेबिलिटी भी नहीं कि इनको दोबारा बनाए. तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो एक तो नॉन लिविंग है, दूसरा ये है कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. और कुछ रिसोर्सेज के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी कि वो रिसोर्सेज जो कंटिन्यूसली बनते रहते हैं. जैसे मैंने कहा था एयर है, एयर में ऑक्सीजन है जो हम कंज्यूम करते हैं, ये कंटिन्यूसली बनता रहता है ट्रीज की वजह से, प्लांट्स की वजह से. लेकिन और ये ऑक्सीजन हम ले लेते हैं एयर से, जिसकी वजह से इंसान जिंदा रहता है. लेकिन ये जो हम यहाँ से वापस सांस छोड़ते हैं, ये भी लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आपसे, वो हम एक गैस देते हैं, छोड़ते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कंज्यूम करते हैं ट्रीज. तो ट्रीज भी इस तरह हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. ये कंटिन्यूसली एक सप्लाई मिलती रहती है. बेसिकली मैंने आपको बोला था सनलाइट, ये भी कंटिन्यूसली हमको मिलती रहती है. और मैंने बोला था एयर है, पानी है, बारिश की वजह से हमको पानी कंटिन्यूसली मिलती रहती है, और एयर कंटिन्यूसली हमको मिलता रहता है. तो सनलाइट भी हमको कंटिन्यूसली मिलती रहती है. सो ये ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोल सकते हैं. और दूसरा इनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस रिसोर्सेज है, कंटिन्यूअस रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये रिसोर्सेज हमें कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं और इनमें खुद ही कैपेबिलिटी है कि ये बनते रहते हैं और हम इसको इस्तेमाल करते रहते हैं. तो फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले तो ओरिजिन मैंने बोला. दूसरा हमने किया था उसमें से कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी या रिन्यूएबिलिटी. ये दोनों एक ही चीज़ है, रिन्यूएबिलिटी या एग्जॉस्टिबिलिटी. मतलब वो चीज़ें जो खत्म होती है, एग्जॉस्ट का मतलब हो गया खत्म होना, वो चीज़ें जो खत्म होती हैं या वो चीज़ें जो खत्म नहीं होती हैं. तो जैसे मैंने आपको कहा सनलाइट है, ये तो खत्म होगी ही नहीं,
करोड़ों सालों से चल रही है और करोड़ों सालों ये चलेगी और ये कंटिन्यूसली हमको मिलती रहती है। तो ये एक हमारा रिसोर्स ऐसा है जो रिन्यूएबल रिसोर्स है और इनएग्जॉस्टिबल है, यानी खत्म नहीं होगा ये रिसोर्स हमारे लिए। फिर हमने और एक डिस्कस किया था एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, खत्म होने वाले रिसोर्सेज, मतलब जिनको हम इस्तेमाल करेंगे खत्म हो जाएंगे लेकिन दोबारा हम उनको नहीं बना सकते हैं। उनमें कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करे, रिजेनरेट करे। ये तो मैंने आपको बोला था, जैसे मिनरल्स है हमारे पास, पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएगी तो हम दोबारा इनको नहीं बना सकते क्योंकि इनको लाखों करोड़ों साल लगते हैं बनने में। तो आज हम एक डिस्कस करेंगे तीसरा एक क्लासिफिकेशन, दैट इज, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक ऐसे क्लासिफिकेशन, तो इससे आपको पता लगेगा कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एक क्लासिफिकेशन तीसरी जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, क्लासिफिकेशन on the basis of ownership। तो ऑनरशिप क्या होता है? ये ऑनरशिप की जो हम बात करते हैं इसका मतलब हो गया मालिकाना हुकूक। मतलब मेरा ये घर है तो मैं इसका मालिक हूं, तो मैं इसका ऑनर हूं, ठीक है। जैसे एक कार है मेरी बाहर, उसका मालिक मैं हूं, तो मुझे वो प्रॉपर्टी राइट्स है उस कार की, मुझे प्रॉपर्टी राइट्स है इस हाउस की, या मेरी कोई फैक्ट्री है बाहर, वो मेरी है, मेरी मिल्कियत है, दैट बिलोंग्स टू मी, आई ओन दैट प्रॉपर्टी और दैट फैक्ट्री। तो इसका मतलब हो गया कि मेरे प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो उस फैक्ट्री तक है, यानी उस वो फैक्ट्री का मालिक मैं हूं। इसी तरह आपके घर में जहां आप रहते हैं उसकी प्रॉपर्टी राइट्स आपके पेरेंट्स के हैं, या आपका कोई चीज है घर में प्राइवेटली, यू ओन दैट, सिक्योरिटी आपके घर में है तो प्राइवेटली आप उसको ओन करते हो, तो उसका मालिकाना हक जो है वो आप तक है, वो आपका है, सो वो आपकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह किसी जगह लैंड है, कोई टुकड़ा, उसको मैंने खरीदा है या आपने खरीदा, आपके पेरेंट ने खरीदा है, तो वो लैंड जो है उसके मालिक आप होते हैं, सो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी राइट्स, वी कॉल दैट एज ओनरशिप। ना ओनरशिप में हमारे पास चार चीजें हैं जब हम क्लासिफाई करते हैं रिसोर्सेज को। एक रिसोर्सेज ऐसा होता है जिसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब हो गया किसी एक आदमी का रिसोर्स, जैसे मैंने अभी कहा आई ओन ए हाउस, मैं एक घर का मालिक हूं तो वो मेरा है, उस मकान के ऊपर मेरी प्रॉपर्टी राइट्स है। मुझे किसी जगह ज़मीन है, मैंने खरीदी हुई है, मैंने उसको कागजात वगैरह किए हैं, मेरे नाम वो ज़मीन है, मैंने पैसे दे के ख़रीदा है, तो उस ज़मीन पे प्रॉपर्टी राइट्स मेरी है। सो वी कॉल देम एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज, ऐसे लिख सकते हैं इसको, these resources are owned by individuals। These resources are owned by individuals। प्राइवेटली भी आप लिख सकते हो, इसमें वो भी चलेगा। तो एग्जाम्पल अगर आपको बोलेंगे जरा देखने के लिए तो क्या करोगे? जैसे एक आदमी, ए पर्सन ओन ए फैक्ट्री और ए पीस ऑफ लैंड, ए पीस ऑफ लैंड ओन बाय an individual। ये owned है इधर,
इधर भी ओन्ड लिख सकते हैं, ओन्ड फैक्ट्री, a piece of land owned by an individual। ठीक है जी, एटसेट्रा लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। इसी तरह कोई भी किसी भी इंसान की, एनी पर्सन प्राइवेटली, इफ ही और शी, चाहे औरत हो या मर्द हो या कोई भी बच्चा भी हो सकता है, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, मकान है, दुकान है, जमीन है या कोई भी चीज है, तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स जो उस इंसान के होंगे तो वो उसकी अपनी मिल्कियत है, जाती मिल्कियत है। सो वी कॉल दैट एज ओनरशिप राइट्स। ठीक है जी। तो एक आदमी के पास एक मकान है, सो द प्रॉपर्टी बिलोंग टू दैट इंडिविजुअल। पीस ऑफ लैंड बिलोंग टू सच एंड सच पर्सन, किसी इंसान का होगा। क्लियर दिस थिंग। तो इस रिसोर्सेज के यहाँ पे जो है, फॉर एग्जांपल लैंड मैंने यहाँ पे लिखा, फैक्ट्री लिखी, इसका बेनिफिट उसी इंसान का है क्योंकि वे इसकी अपनी मिल्कियत है। इस फैक्ट्री, इस लैंड या इस हाउस के ऊपर उसके प्रॉपर्टी राइट्स है। क्लियर दिस थिंग। तो दूसरा हमारे पास एक और भी है, on the basis of ownership, that is community resources। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होता है? यहां तो इंडिविजुअल हो गया, एक प्राइवेट इंसान, यहां पे कम्युनिटी हो गई। कम्युनिटी को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी किसको हम बोलते हैं? कम्युनिटी हम बोलते हैं व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया आर लिविंग टुगेदर। किसी भी इलाके में, किसी भी जगह में एक ग्रुप लोगों का, बहुत सारे लोग एक ही जगह, एक ही इलाके में रहते हैं, सो वी कॉल दैट एज अ कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है? तो कम्युनिटी रिसोर्स वो रिसोर्स है जिसका बेनिफिट पूरे इलाके के लोगों को मिलता हो। कोई ऐसा रिसोर्स, एनी रिसोर्स which is present in a particular area and the benefit of that resource is for all the people living in a community। किसी भी कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों को जब किसी रिसोर्स से फायदा मिलता है तो उस रिसोर्स को क्या बोलते हैं हम? कम्युनिटी रिसोर्स। क्योंकि ये रिसोर्स बेनिफिशियल है, यूजफुल है उस इलाके के सारे लोगों को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ में हम क्या लिखेंगे नाउ? हाउ कैन वी डिफाइन ए कम्युनिटी रिसोर्स? द रिसोर्सेज which are beneficial to a community, to a large number of people। To a large number of people। ठीक है जी। The resources which are beneficial to a large number of people in a particular area, ऐसे भी लिख सकते हो, in a particular area। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जब कोई रिसोर्स बहुत सारे लोगों को फायदा देता है, सो वी कॉल दैट एज कम्युनिटी रिसोर्सेज। क्लियर दिस थिंग। एग्जांपल आप दे दो। सी कॉलोनी एक होती है किसी इलाके की, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे मकानात होते हैं, तो उनको एक होता है प्ले ग्राउंड। क्लियर। मैं यहाँ पे एग्जांपल एक लिख सकता हूँ। एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लिखूंगा, प्ले ग्राउंड में यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो प्ले ग्राउंड में उस कम्युनिटी के सारे बच्चे जाते हैं तो खेलते हैं। बड़े लोग वर्जिश करने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, या एक पब्लिक पार्क होगी वहां पे आसपास में। तो इस पब्लिक पार्क में क्या करते हैं लोग जाते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये भी
पार्क बन जाती हैं, पब्लिक पार्क, बेनिफिशियल फॉर होल ऑफ द कम्युनिटी ऑफ दैट एरिया। और ये प्ले ग्राउंड जो है ये भी इट दिस आल्सो बिकम्स बेनिफिशियल फॉर ए पर्टिकुलर एरिया। तो इस रिसोर्स को जो जिसका बेनिफिट्स बहुत सारे लोगों को मिलता है एक जगह पे या किसी इलाके में, तो उन रिसोर्स को हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। जैसे हम बोलूंगा मैं, ये हिंदू लोग जब मर जाते हैं तो ये शमशान घाट ले जाते हैं इसको, मुर्दे को, और वहां पे उसको जलाते हैं। तो वो शमशान घाट भी एक कम्युनिटी रिसोर्स होगा, क्योंकि वो बहुत सारे हिंदुओं की मुर्दों को जलाने के लिए वो जगह है। कब्रिस्तान, ये कम्युनिटी रिसोर्स। ग्रेवयार्ड, जब मुसलमान लोग मुर्दों को दफनाते हैं। इसी तरह स्कूल भी एक कम्युनिटी रिसोर्स है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। हॉस्पिटल भी है, वो भी एक कम्युनिटी रिसोर्स है। किसी गांव में एक कुआं है जिससे बहुत सारे लोग वहां गांव के पानी निकालते हैं और वो पीते हैं, तो उनको वहां से बेनिफिट मिलता है। सो वो भी एक कम्युनिटी रिसोर्स होता है। या हमारे पास आजकल मैरिज हॉल्स बनाते हैं जगह जगह पे, किसी कम्युनिटी में, किसी नई कॉलोनी में, इलाकों में, जहां लोग शादियां करते हैं अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की, अपने लड़कों की। तो वो भी बेनिफिशियल है, वो भी बेनिफिट देता है पूरी कम्युनिटी को। सो उसको भी हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज। आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक और हमारे पास रिसोर्स है जिसको हम बोलेंगे नंबर 3, रिसोर्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। सो ऑनरशिप में तीसरा एक चीज और भी है जिसको हम नंबर 3 पे रखते हैं। सो वो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो हम लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास एक और रिसोर्स है सी, ये 3rd क्लासिफिकेशन है। तो सी पार्ट इसका ये है जो मैंने लिखा है वहां पे ABC। सी हमारे पास एक तो इंडिविजुअल हो गया रिसोर्स, एक आदमी का, कम्युनिटी एज अ ग्रुप। ना एक रिसोर्स ऐसा हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, वो है नेशनल रिसोर्सेज। नाउ ये नेशनल रिसोर्स वर्ड है यहाँ पे नेशनल। सी चिल्ड्रन, इंडिविजुअल का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर प्राइवेट इंसान, चाहे औरत या मर्द। कम्युनिटी हो गया जहां पे बेनिफिट मिलता है रिसोर्स से पूरे इलाके के लोगों को। तो यहाँ पे एक नेशनल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जिसका बेनिफिट पूरे कंट्री को मिलता है। दीज रिसोर्सेज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, these resources belong to the nation। ये मुल्क का असासा है। ये रिसोर्सेज जो है नेशनल रिसोर्सेज, ये मुल्क की प्रॉपर्टी है, मुल्क का एहसास है। एंड these resources belong to the nation and are under the control of its government। ये गवर्नमेंट जो है एक मुल्क की, उसके कंट्रोल में ये होते हैं नेशनल रिसोर्सेज, क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरे मुल्क को चलाती है और उन्हीं के कंट्रोल में ये नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये नेशनल रिसोर्स कौन से हैं भाई? सी, एक मुल्क में जंगलात है, फॉरेस्ट्स, एग्जांपल में यहां पे लिखूंगा एग्जांपल्स, फॉरेस्ट्स में लिखूंगा इधर। तो ये फॉरेस्ट जो है ये किसी की मिल्कियत नहीं है, एक मुल्क की मिल्कियत है। तो ये दिस बिलोंग्स टू द नेशन, ये कौम का सरमाया है, ये कौम की प्रॉपर्टी है। सो इज अ नेशनल रिसोर्स, क्योंकि इसका फायदा पूरे मुल्क को, लोगों को मिलता है। दूसरा है हमारे पास मिनरल्स। मिनरल जो है जैसे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, टिन, लेड, जिंक, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये सारे मिनरल्स जो भी हैं हमारे मुल्क में या किसी भी मुल्क में, तो वो भी प्रॉपर्टी होती है उसी मुल्क की, और उस मुल्क की गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये सारे मिनरल्स होते हैं।
ठीक है जी। और इसी किसी मुल्क का वाटर बॉडीज, ये सारी वाटर बॉडीज भी एक मुल्क का सरमाया है, असासा है, प्रॉपर्टी है, और ये भी किसी भी मुल्क के कंट्रोल, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। तो इन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? नेशनल रिसोर्सेज। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इंडिविजुअल हो गया सिंगल, कम्युनिटी हो गया लार्ज ग्रुप जिसको फायदा मिलता है रिसोर्सेज से, उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं कम्युनिटी। लेकिन एक रिसोर्स जो पूरे नेशन के लोगों को, पूरी कंट्री के लोगों को फायदा देते हैं, तो उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? नेशनल रिसोर्सेज। एक हमारे पास और एक रिसोर्स है, दैट इज इंटरनेशनल रिसोर्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स। तो बच्चों आपको पता है ये इंटरनेशनल वर्ड क्या है? सो इंटरनेशनल का मतलब हो गया व्हेन 2 or more than 2 countries of the world enter into any business, we call that as international business. Relations between or among various countries of the world, we can say international relation. ठीक है। बहुत सारे मुल्क जैसे इंडिया पाकिस्तान है, ये 2 मुल्क हो गए, बांग्लादेश तीसरा मुल्क है, श्रीलंका चौथा मुल्क है, नेपाल 5वां मुल्क है। आपस में ये अगर किसी चीज को या कोई बिजनेस करते हैं तो वी कॉल दैट एज इंटरनेशनल बिजनेस। अब ये 5 मुल्क हो, 4 मुल्क हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन एक से ज्यादा होने चाहिए, तभी हम उनको बोलते हैं, उस बिजनेस को बोलेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। लेकिन अब ऐसे कुछ रिसोर्सेज है जो इंटरनेशनल रिसोर्स होते हैं जिनको दुनिया में सभी मुल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही मुल्क नहीं, सारे मुल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा यहाँ पे ये जो मिनरल्स है या फॉरेस्ट्स है किसी भी मुल्क के, एक मुल्क के, तो उन फॉरेस्ट पे उसी मुल्क का कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ इंडिया में फॉरेस्ट्स है, तो उन फॉरेस्ट पे किसका कंट्रोल है? इंडियन गवर्नमेंट का। और ये किसकी प्रॉपर्टी है? इंडिया की है। तो इन फॉरेस्ट में पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान कैन नॉट टेक एनी एडवांटेज आउट ऑफ और बेनिफिट आउट ऑफ दिस फॉरेस्ट्स या मिनरल्स या वाटर बॉडीज। तो लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो किसी मुल्क के नहीं होते हैं, वो किसी मुल्क के बाहर होते हैं। उसमें प्रॉपर्टी राइट एक मुल्क का नहीं, सब मुल्कों का होता है। सो वी कॉल देम एज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। क्लियर? तो ये रिसोर्स किनके कंट्रोल में होते हैं? यू माइट हैव हर्ड अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है पूरी दुनिया में जिसके अंदर सारे मुल्कों का ऑलमोस्ट कंट्रोल है। यानी डिस्प्यूट्स अगर होते हैं कुछ मुल्कों के, तो वो उनको रिजॉल्व करते हैं यूनाइटेड नेशंस में। इसी तरह एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में कभी एग्जिस्ट होती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट्स, तो वो उनकी देखभाल करते हैं। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स कभी दुनिया में होती हैं, उनको भी लुक आफ्टर करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी अंडर यूनाइटेड नेशंस होती है। इसी तरह ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो है इनको भी कंट्रोल करते हैं यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशंस में एक ओके, पहले हम इसको लिखेंगे डेफिनेशन इसकी इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। दीज रिसोर्सेज आर under the control of international agencies. इंटरनेशनल एजेंसीज। ठीक है जी। अब ये रिसोर्सेज जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं विद द प्रॉपर परमिशन। कोई भी कंट्री इसको इस्तेमाल करते हैं विद द प्रॉपर परमिशन। द कंट्री हैज टू टेक द परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज। फॉर एग्जांपल
जिसके अंडर वो रिसोर्स होगा और जिसको इंटरनेशनल इस यूनाइटेड नेशंस ने बनाया होगा एक हेड किसी डिपार्टमेंट को, उस डिपार्टमेंट से किसी मुल्क को लेना होता है परमिशन। सो वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करवाता है बाकी मुल्कों से, या बाकी मुल्कों को इस्तेमाल करना होगा और परमिशन लेना होगा और उनकी देखभाल करता है। तो उसके लिए है एक यूनाइटेड नेशंस का एक इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल, IRP ये है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। तो ये इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल जो है IRP इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल, ये काम करता है यूनाइटेड नेशंस के अंडर, और यही जो है ये बाकी मुल्कों को जब इंटरनेशनल रिसोर्स इस्तेमाल करना होता है उस टाइम ये देखभाल करते हैं, ये परमिशन देते हैं किसी कंट्री को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेशनल रिसोर्स, लेकिन इनको ख्याल रखना पड़ता है, ये देखते हैं कि कहीं इनके इस्तेमाल से एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, ये उनको देखना होता है इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल। और ये इंस्टीट्यूशन जो है ये काम करता है अंडर यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है जी। और ये इंटरनेशनल पैनल बनाया गया है, इट वाज फॉर्मड, ये मैं लिखूंगा, फॉर्मड इन 2007। तो 2007 में ये इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल बनाया गया है। इससे परमिशन लेना होता है किसी भी कंट्री को किसी भी रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो लेकिन वो उसको देखभाल करना पड़ता है IRP वालों को कि कहीं ये एनवायरनमेंट को खराब ना करे, पोल्यूट ना करे या नुकसान ना पहुंचाए। तो एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, जैसे ये तो मैं यहाँ पे रब करूंगा आपके लिए, आपको मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा इस तरह, ताकि आपको भी ज़हन में आ जाए कि ये इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है। देखिए ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है इंडिया, ये फॉर एग्जांपल मैंने बनाया साउथ इंडिया छोटा सा। अब इस साइड में क्या है इंडिया की, इस साइड में पानी है, मगर कौन सा पानी, अरेबियन सी का, ठीक है। यहां से भी पानी है, तो यहां से कौन है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है जी। तो यहां से भी पानी है, कौन सा पानी, इंडियन ओशन, ठीक। तो ये तीन समंदर, ये तीन तरफ इस साउथ इंडिया को पानी है, इसीलिए ये साउथ इंडिया को क्या बोलते हैं, ए पेनिनसुला। पेनिनसुला उस लैंड पार्ट को बोलते हैं जिसके तीन साइड में पानी हो। तो इस लैंड पार्ट के साउथ इंडिया को यहां भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो मुझे आपको, इसलिए हम उसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये हाफ जो इंडिया का है ये तीन तरफ से इसके पानी है, तो उसको हम बोलेंगे पेनिनसुला। ना यहां से भी पानी है, यहां से भी पानी, यहां से भी पानी। तो इंडिया का जो राइट है, प्रॉपर्टी राइट, वो इस पानी पे है अप टू 200 किलोमीटर्स, 200 माइल्स, ठीक है जी। यहां से भी 200 माइल्स, यहां से भी 200 माइल्स, ठीक है। तो 200 माइल्स जो है ये इंडिया का प्रॉपर्टी राइट उस पानी पे है, वो इंडिया का पानी है, कोई उस पानी में एंटर नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर इंडिया को इस 200 मील से बाहर कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल इस इलाके में, इस पानी में, उसको कोई एक्सप्लोरेशन करनी है, कोई टेस्ट करना है या कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करनी है, तो उसके लिए उसको क्या करना है, IRP इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल से परमिशन मांगना है,
तब जाके वो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन या एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ कर सकते हैं। इसी तरह ये राइट है हर किसी कंट्री के लिए। हर किसी कंट्री का अपना पानी समंदरों का जो है 200 मील के बाहर जब जाएंगे वो काम करने के लिए उनको परमिशन लेना पड़ता है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। और ये जो मैंने आज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप आपको समझा, आपको समझ आया होगा। तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द लास्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज classification like we have the potential resources, we have developed resources, we have stock resources and the reserve resources. इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे अहेड। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।